Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, welcome again to Dharmneer Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों ये बता दूं कि आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने किया था चैप्टर नंबर 4 जो था सेल के बारे में, क्योंकि वो हमारी एक जरूरत थी, वो एक बेस थी, इसीलिए हमने उसको देखा, डिटेल में देखा हमने। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो हम इंशाल्लाह पहले इसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये देखेंगे कि हमने इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है, और जो हम पढ़ेंगे एक्चुअली टॉपिक्स बुक वालों ने दिए हैं तो वो जो जिस तरतीब से दिए हैं उस तरतीब से क्यों दिए हैं, तो सारी चीजें हमने देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं इस वर्डिंग पे। तो बायोलॉजिकल का मतलब हमें हमारे ज़हन में फौरन आता है कि जिंदा चीज, मतलब जिंदगी। और कोई भी जिंदा चीज, उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल। तो बच्चों मॉलिक्यूल के बारे में बात की जाए तो हम केमिस्ट्री में आज तक यही पढ़ते रहे कि जब एक से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ एक एटम है तो वो सिंपल एटम या एलिमेंट है, बट जैसे ही वो दूसरे एटम के साथ मिलता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। अब वो मिलने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग। किसी भी वे से वो मिले, इससे मैटर नहीं। हमारा हमारा कंसर्न ये है कि जब भी कोई दो एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे उनको हम कहेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों हमारे जहन में पहली बात आ गई है कि बायोलॉजिकल तो क्या है, मतलब वो जिंदा चीजों में पाए जाएंगे। और जिंदा चीजों में सिर्फ इंसान ही नहीं, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम डिटेल में देख चुके हैं। और दूसरी बात यह कि मॉलिक्यूल्स जो किन से बने, एटम्स से बने। और हम जानते हैं कि हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा था, ये चैप्टर नंबर 1 में आप देखेंगे कि भाई एक ब्रांच है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो के अंदर क्या आ गया, लिविंग चीजें। केमिस्ट्री के अंदर हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं, जैसे आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल्स का बनना हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। और साथ में ये चीजें जिंदा और जानदारों के अंदर पाई जा रही हैं, सो इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। तो इसका मतलब बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो बेटे उनमें सबसे पहले मैं कहता हूं कि इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, सम आर द ऑर्गेनिक एंड सम आर द इनऑर्गेनिक। ले बच्चों बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो कोई भी वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो उसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना लाजमी है। जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे वो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक होगा। और जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई एक है या कोई भी नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, इनऑर्गेनिक। जैसे मैं आपसे कहूं इनऑर्गेनिक में क्या आता है, NaCl, ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। अच्छा मैं आपसे कहूं HCl, आप कहेंगे सर ये भी इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। इसी तरह मैं आपसे कहूं NaOH, आप कहेंगे सर ये भी इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन तो है यहाँ लेकिन कार्बन नहीं है। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके बाद देखा जाए तो और हम देखें वाटर H2O, तो ये भी क्या है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये भी इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बच्चों इनऑर्गेनिक है। ऑक्सीजन वो भी इनऑर्गेनिक है। सो यहाँ पे एक नंबर ऑफ लिस्ट है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये सारी चीजें तो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं NaCl एक साल्ट है। NaCl क्या है, साल्ट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। HCl स्टमक के हमारे अंदर, स्टमक के अंदर पाया जाता है एसिड। इसी तरह हमारे पास बेस और या वाटर, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है एक सेल के अंदर वो पाया जाता है वाटर। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीजें दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो इनऑर्गेनिक हैं और बॉडी के अंदर भी पाए जा रहे हैं, इसीलिए तो हमने इनको बायोलॉजिकल कहा क्योंकि ये जिंदा चीजों के अंदर पाए जा रहे हैं। और उनमें कौन कौन से आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये एसिड है, ये साल्ट है, ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाली चीजें। वो साल्ट हो सकते हैं, वो एसिड हो सकते हैं, वो बेस हो सकते हैं, वो वाटर हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड या गैसेस की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है।
लेकिन आइए जरा देखते हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनिक चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। और बच्चों याद रखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या हमारे पास आता है जी, उसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कार्बोहाइड्रेट्स, 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 लिपिड्स, लिपिड्स, इसी तरह प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एसिड्स। देखिए बच्चों कार्बोहाइड्रेट किसको हम कहते हैं, लफ्जी में बता रहा है, कार्बो मतलब कार्बन भी है, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब सो इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। या इसको एक्चुअली में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन के साथ क्या लगा, वाटर H2O। तो ये जिसके अंदर ये इंपेरिकल फार्मूला हो, ये वाला, इसको हम कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम कहेंगे ग्लूकोज, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, सेलुलोज, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के मिलने से स्टार्च बनता है, वो हम पढ़ेंगे। और इसी तरह ग्लाइकोजिन। तो बच्चों सारे के सारे ये बेसिकली इनके अंदर ग्लूकोज हो, सेलुलोज हो, स्टार्च हो या ग्लाइकोजिन हो, सभी के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ ग्लूकोज का फार्मूला लिखें C6H12O6। अब इसमें क्या है जी, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बॉन्डिंग भी दरमियान में, मॉलिक्यूल्स भी, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल भी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाया जा रहा है। इसका मतलब इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक। इसी तरह लिपर्ड्स हम देखें तो याद रखो जो लिपर्ड्स हैं, लिपर्ड्स बने होते दो चीजों से, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। मेजरली इसी चीजों से बने, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल का फार्मूला देखे जाए तो हमारे पास कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे क्या होता है OH, OH, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये एक ग्लिसरॉल है। इसके साथ क्या अटैच होते हैं, फैटी एसिड्स, मतलब R कुछ भी है, लंबी चेन अल्केन्स की हो सकती है, एल्कीन्स की हो सकती है, साथ में COOH। तो ये आपस में बॉन्डिंग बना के क्या बनाते हैं जी, ये बनाते हैं लिपिड्स। इसी तरह RCOOH, RCOOH। तो ये वो चीजें बेसिकली ये मिलके क्या बना रहे हैं, लिपिड्स। और लिपिड्स में आप देख रहे हैं कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, सो इट इज कॉल्ड द, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये क्या बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। तीसरी बात देखें, हमारे पास आते हैं जी प्रोटीन्स। तो सेम एज इट प्रोटीन, देखिए प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, और किसी एक अमीनो एसिड का फार्मूला दिखा जाए तो वो क्या है जी, कार्बन है, RHCOOH और NH2। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब इट इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब प्रोटीन्स भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लिक एसिड, DNA हो या RNA हो, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, उनके अंदर भी ये राइबोज शुगर है, जिसको हम कहते हैं पेंटोज राइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप होता है, और साथ में क्या होता है जी, नाइट्रोजनस बेसेस। तो उनके अंदर भी कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो एक्चुअली मैंने आपको एक चीज बताई कि हमारी जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज के हैं, वन इज ऑर्गेनिक, अनदर वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और उनमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। और ऐसे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता और उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। और उसमें हमारे पास आते कौन कौन से हैं, वो आते हैं जी साल्ट्स, एसिड्स, उसके बाद बेस, वाटर, और साथ में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक। अच्छा बच्चों ये तो हमें एक्चुअली पता चल गया कि ये जो हमारे ये जो चीजें हैं बेसिकली ये कुछ ऑर्गेनिक है कुछ इनऑर्गेनिक है। और मॉलिक्यूल्स हमने क्यों कहा, क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स हैं। अब क्या ये बायोलॉजिकल हैं, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, अगर हैं तो कैसे। जैसे मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल ये तो हमें जान पता है कि NaCl साल्ट तो पाया जाता है बॉडी के अंदर, हम साल्ट लेते हैं, और हम जानते हैं आयोडीन साल्ट लेते हैं ना जब, तो देखो हमने क्या किया, आयोडीन साल्ट लिया। आयोडीन साल्ट क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो ना ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग करवाता है, क्योंकि वहां पे आयोडीन चाहिए। इसी तरह हम जानते हैं HCl एसिड, याद रखो एसिड तो चाहिए। कैसे चाहिए जी एसिड, एसिड हमारे पास स्टमक के अंदर वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, वो पीएच को मेंटेन करता है। तो ये एक्चुअली में हमें पता चला कि ये वाकई यूजली हमें एक बात पता चल गई कि साल्ट एसिड्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, बेसेस भी पाए जाते हैं। अरे वाटर, वाटर कौन नहीं जानता, वाटर तो प्लांट से तो टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इसका मतलब ये सारे काम कहां पे हो रही है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं।
और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही वो चीज है जो बेसिकली ग्लूकोज बनाने में हेल्पफुल होती है। तो एक्चुअली में हमें पता चला कि इनको सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक है और मॉलिक्यूल है, बल्कि ये भी कहना चाहिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो हमें एक बात का आइडिया हो गया, वो ये है कि अगर हम इन इन मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे ना, तो हमारे लिए पूरी बायोलॉजी पढ़ना आसान है। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो चाहे वो मल्टीसेलुलर है चाहे वो यूनिसेलुलर है, और उसके एक सेल को अगर आपने मेंटेन करना है ना, तो आपको सबसे पहले सेल सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करना है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही तो कहता है कि एक सेल मेम्ब्रेन के तीन कंपोनेंट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो लिपिड्स और वो प्रोटीन्स हैं। तो बच्चों आप इनके बारे में इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बाद में डिटेल में पता मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह हम बात करें कि मैं आपसे कहूं कि एक आपने अगर जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर्स की अरेंजमेंट पढ़े ना, मैं आपसे कहता हूं चैप्टर नंबर 3 है वो एंजाइम्स है, और वो एंजाइम्स किस चीज के बने, वो प्रोटीन्स के, और वो प्रोटीन बेसिकली वो भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आपको प्रोटीन का पता होगा, आपको एंजाइम का पता है, अगर आपको एंजाइम का पता है तो वो बेसिकली कब पता चलेगा, अगर आपको ये पूरे चैप्टर सही तरह से आता है। चैप्टर नंबर 4 में हर चीज की कंपोजिशन में ये मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। आप इसका मतलब हर जगह पे जहां पे भी इस्तेमाल करेंगे आपको बायोमॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 में देखें हम, तो वायरस के डिटेल में देखेंगे, तो वायरस में भी हम यही पढ़ेंगे कि वायरस किस चीज से बना था, डीएनए और प्रोटीन से। तो उसका डीएनए और प्रोटीन, और डीएनए किस में आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड में, तो वो भी बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन वो भी बायोमॉलिक्यूल। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि भाई ये चैप्टर नंबर 5 में भी इसका रोल है। चैप्टर नंबर 6 एक सेल को देखें, बैक्टीरियल सेल को देखें, तो बैक्टीरियल सेल में हमें क्या पता चलता है कि बैक्टीरियल सेल बेसिकली उसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ठीक है, उसकी सेल वॉल कैसी है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। तो पेप्टाइड क्या बेसिकली वो प्रोटीन है, ग्लाइकन क्या है ग्लूकोज मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ें तो 7 में भी इसी तरह चीजें। चैप्टर नंबर 8 पढ़ें तो हमें पता चलता है फंजाई के बारे में पढ़ने से, वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कैसे जो है ना वो उनकी सेल वॉल कैसे बनी, काइटिन के बनी है, और काइटिन किसका बना है, वो भी तो ग्लूकोज के यूनिट्स को मिलाने से बना है। इसी तरह आप चैप्टर नंबर 9 प्लांट्स के बारे में पढ़ें तो प्लांट्स में भी सेल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मतलब उसके काम देखने के लिए आपको सारे के सारा किसका पता होना चाहिए, इस बायोकेमिस्ट्री का पता होना चाहिए। और बच्चों मेजरली आप देखें तो आपको चैप्टर नंबर 11 में डिस्कशन का पता चलेगा, और वो क्या है कि चैप्टर नंबर 11 में हम जानते हैं कि ग्लूकोज कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। मतलब ये जो ग्लूकोज जो हमने कहा ग्लूकोज, ये जो कार्बोहाइड्रेट जिसको हमने कहा ग्लूकोज, ये बनता कैसे है। तो अगर हमें मॉलिक्यूल्स का पता होगा तो वो हम अच्छे तरीके से बना सकेंगे। और ग्लूकोज को तोड़ना रिस्पायरेशन कहलाता है, वो कैसे होता है। चैप्टर नंबर 12 में हम डाइजेशन करते हैं, तो बेसिकली हम इन्हीं चीजों की डाइजेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, इन्हीं को ही हम तोड़ेंगे। और बच्चों डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए या आरएनए कहते हैं, वो तो किसी तारीफ का मोहताज ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी हर बॉडी के हर पार्ट कौन कंट्रोल कर रहा है, वो डीएनए। इवन के हर सेल का हर चीज प्री प्लान्ड है, और वो किसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है। सो आई एट द रिजल्ट एंड मैं ये कहूंगा कि भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कम नहीं है, क्योंकि वाटर की बगैर आप रह नहीं सकते हो। सही, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे किस में आते हैं, ये केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे किस तरह से बने, ये बॉन्डिंग से बने हैं, और उन्होंने बॉन्ड बना के ये क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी बुक में बता दी कि इनका यूज कहां कहां पे है। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां तक था बच्चों हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।